साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, कुशल-मंगल होंगे। साथियों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन जो मेरे तक आ रहे थे तो वो मैंने वैसे तो इंडिविजुअली सबको आंसर किया है, बट फिर भी यहाँ पे मैं वो टॉपिक्स आपको बताना चाहूँगा कि किस पॉइंट्स पे बात हो रही है और उसका एक्चुअल सॉल्यूशन या उसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि जो पूर्व सहायक शिक्षक हैं, जो पहले से नियुक्त हैं, ठीक है? 2019 से या उससे पहले से, तो उनका क्वेश्चन ये था कि उनका प्रमोशन होने वाला था, वो क्या होगा? ठीक है? तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि अभी फ़िलहाल जो प्रमोशन की बात आ रही थी, वो आई डोंट नो कहाँ से आई थी, कहीं से तो आई थी कि उनका प्रमोशन होने वाला है करके, है ना? बट अभी आप लोगों को पता होगा, जो भी ऐसे सहायक शिक्षक हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, है ना? उनको मैं बता दूँ कि आपको पता होगा कि अभी फ़िलहाल चुनाव होने वाला है और आचार संहिता 10 तारीख से लग चुका है ना? और आचार संहिता जो लगा है, उसमें एक लेटर जारी हुआ था, जो सभी विभाग में गया था। वहाँ पे क्लियर कट ये लिख दिया गया था कि अभी किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र, किसी भी प्रकार का प्रमोशन, किसी भी प्रकार का जॉइनिंग नहीं हो सकता, ठीक है? आचार संहिता में आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो भी सहायक शिक्षक पदस्थ हैं या किसी विभाग में जो भी पदस्थ हैं, उनको अगर छुट्टी भी चाहिए होगी, है ना? जो सीएल हम लोग ईज़िली ले लेते हैं कि हमको पता है कि पूरे 1 साल में 14 सीएल मिलता है हमारे शिक्षकों को, प्लस ट्राइबल एरिया में 7 दिन और टोटल 21 दिन का सीएल उनको मिलता है। बट यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसा है कि कोई सा भी लीव हो, है ना? कोई सा भी लीव हो, तो वो लीव लेने के पहले हमको सीधे कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके तो हमको लीव अप्रूव होगा, इस आचार संहिता के दौरान, है ना? तो आप सोच लीजिए कि जो छुट्टी वाली बात है, 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी लेनी होगी, है ना? वो तो हमको वहाँ से लेनी पड़ेगी। तो आप सोचिए कि प्रमोशन जैसी बात जहाँ पे डायरेक्ट आपको पद लाभ होगा, है ना? जहाँ पे आर्थिक आपको लाभ होगा, वो कैसे हो सकता है? तो अभी आप अपने दिमाग से फ़िलहाल तो ये निकाल दीजिए कि कोई भी किसी प्रकार का प्रमोशन फ़िलहाल होगा, ठीक है? आने वाले टाइम में चुनाव के बाद जो होगा, तो वो तो ठीक है, वेल एंड गुड है, होता है, अच्छी बात है, आई होप सबके साथ अच्छा हो, ठीक है? बट अभी नहीं होगा। दूसरा हमारा पॉइंट था सहायक शिक्षक का थर्ड डीवीसी। आपने देखा होगा कि सहायक शिक्षक का जो डीवीसी है फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड उनका कंप्लीट हो गया है और 30 सितंबर को सबको जॉइनिंग लेटर मिल गया और लगभग सब लोगों ने जॉइन कर लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो बचे हुए हैं पोस्ट अभी, है ना? क्योंकि 2 डीवीसी होने के बाद भी लगभग-लगभग अभी हमारे पास 2000 के आस-पास पोस्ट बचे हुए हैं, जिनका थर्ड डीवीसी में नाम आने को है ना? तो उनका क्या होगा? तो वापस से मैं वही बताऊँगा कि थर्ड डीवीसी देखिए बिल्कुल होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीच में चुनाव आ गया या आचार संहिता लग गया, तो थर्ड डीवीसी का क्या होगा? या उसके बाद जॉइनिंग होगी या नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा कि थर्ड डीवीसी बिल्कुल होगा, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं होगा क्योंकि अभी इस चीज़ की नियुक्ति नहीं मिली है। तो थर्ड डीवीसी जो हमारा होगा वो चुनाव के बाद होगा, ठीक है? चुनाव के बाद चाहे कोई भी पार्टी जीते उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर ये कोई पार्टी विशेष नहीं है। तो जो भी जीतेगा उसके बाद जब क्लियर हो जाएँगे, गवर्नमेंट वापस से आ जाएगा, आचार संहिता जब हट जाएगा, तो आपका थर्ड डीवीसी एज़ इट इज़ होगा जैसे हुआ है, ठीक है? थर्ड डीवीसी होगा, जॉइनिंग वगैरह सब चीज़ होगा, ठीक है? तो उसके लिए वेट करिए। आप लोग यही पूछ रहे थे कि थर्ड डीवीसी क्या होगा, जल्दी होना चाहिए वगैरह-वगैरह। कई लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि थर्ड डीवीसी हमने रुकवा के रखा हुआ है, जिनका जॉइनिंग हो गया है। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे हाथ में किसी भी तरह का किसी के हाथ में भी कोई पावर नहीं है। यहाँ पे क्लियर वही मैंने बताया कि जो लेटर जारी हुआ है, उसमें ही लिख दिया गया है कि किसी भी तरह का जॉइनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर कुछ भी नहीं होना है। तो जॉइनिंग होना ही नहीं है, तो थर्ड डीवीसी फिर होने नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है? तो वो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद एक और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा था जो मेरे ख़्याल से मोस्टली यही क्वेश्चन आ रहा था और सबके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है आना चाहिए, ठीक है? कोर्ट केस के बाद थर्ड डीवीसी में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले भैया आपको बता दूँ कि जो कोर्ट केस है बहुत सारे चल रहे हैं, वैसे तो अलग-अलग स्टेट्स के चल रहे हैं, है ना? मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 3-4 केसेस तो अभी रिसेंट में पेंडिंग हैं, जो अभी-अभी सुने गए थे, लेकिन वो आगे दूसरे जज के बेंच में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, ठीक है? तो वेकेशन के बाद जैसे ही कैलेंडर में उनका टाइम मिलेगा, तो 2-3 केसेस में तो बताया गया है कि 30 तारीख को ही होगा और कुछ केसेस में अभी बताया भी नहीं गया है कि कब होगा। बट मान के चलिए पॉसिबिलिटी यही कि जो सुप्रीम कोर्ट का केस है वो 30 तारीख को सुना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में जो केस लगा है 5788 जो सभी के जॉइनिंग लेटर में मेंशन है, ठीक है? जितने भी सहायक शिक्षक हैं आप उठा के देख लीजिएगा, चाहे पहला डीवीसी हो, दूसरा डीवीसी हो,
सबके में ऑलरेडी मेंशन है कि ये जो 2 केसेस हैं हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट का केस है और हाई कोर्ट का, वो दोनों केस का एसएलपी नंबर वहाँ पे डायरी नंबर आपका मेंशन है और उसी के अद्य दिन जो होगा अंतिम फैसला होगा, भले जॉइनिंग मिल गई है तो, ठीक है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन क्या था कि कोर्ट केस के बाद थर्ड डीवीसी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया यहाँ पे बता दूं कि कोर्ट केस का जो भी प्रभाव पड़ेगा ना, आई होप हमारे बीएड के फेवर में पॉजिटिव आए, तो जो भी प्रभाव पड़ेगा वो सिर्फ थर्ड डीवीसी पे नहीं पड़ेगा, तो जितने भी सहायक शिक्षक अभी ज्वाइन हुए हैं, जितने भी जो फर्स्ट सेकंड डीवीसी करा के ज्वाइन हो चुके हैं उसमें भी, और जो आने वाले थर्ड डीवीसी में जो ज्वाइनिंग होंगे थर्ड डीवीसी के बाद उनमें, सब में उसका बराबर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोर्ट केस हम फाइनली जीतते हैं 29 तारीख को और ये बोला जाता है कि 11 तारीख मतलब जो बीएड है वो शामिल रहेगा, तो जो ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुके हैं वो तो हो ही गए हैं, ठीक है। उसके बाद भी जो थर्ड डीवीसी में जितने भी बीएड कैंडिडेट्स का रोल नंबर आएगा, मतलब सॉरी मेरिट में जिनके भी रैंकिंग आएंगे, तो वो सारे लोग भी थर्ड डीवीसी करवा के प्रॉपर ज्वाइनिंग लेंगे, ये है। तो जो कोर्ट केस का प्रभाव है वो बिल्कुल थर्ड डीवीसी में पड़ेगा और फर्स्ट सेकंड सब में पड़ेगा, लेकिन अलग अलग नहीं पड़ेगा। मतलब कई लोग का सोचना ये है कि जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उनकी तो हो गई। अब मान लीजिए कि कोर्ट केस पहले आ जाता है, फैसला जो भी है, उसके बाद थर्ड डीवीसी होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ अलग पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कोर्ट केस का जो भी फैसला आएगा वो सभी पे पड़ेगा, ठीक है। जो ज्वाइन हो चुके हैं उसमें भी और जो ज्वाइन करने वाले हैं उस पे भी, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये मैंने तो लिखा हुआ है ऐसे ही कि आचार संहिता वाला, आप वैसे सबको पता ही है कि 10 तारीख से लागू हो चुका है और वो लेटर का जिक्र करने के लिए मैंने दिखाया था कि 10 तारीख के बाद से हमारे यहाँ पे आचार संहिता लागू है, जिसकी वजह से सारी चीजें रुक गई हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि कुछ एग्जाम्स भी रुके हुए थे, तो जो एग्जाम्स होने वाले थे अभी, जो जिनका फॉर्म डला था, जैसे अभी बैंक वाला था, है ना, सहकारी बैंक वाला, तो एग्जाम दिलाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन मिल गई है, जिसकी वजह से एग्जाम्स कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के हो सकता है रिजल्ट भी आएंगे, बट उनकी ज्वाइनिंग फिलहाल नहीं होगी, ज्वाइनिंग अभी स्थगित है, उसमें कोई परमिशन ये नहीं मिला है कि आप ज्वाइनिंग कंटिन्यू करा सकते हो, ठीक है। बाकी आगे का जो भी अपडेट आएगा मैं आपको प्रॉपर अपने चैनल के माध्यम से दूंगा। तब तक के लिए